मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम जयतु शासनम जयतु शासनम। धन्यवाद। बात हैं विवेक सर और महावीर भगवान के जयकारे के साथ इस प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं आज की प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज की प्रशिक्षण सत्र को प्रदान करें। जय जिनेंद्र सभी को, कैसे हैं आप सब? सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप कैसे हैं और अपने ऑडियो को रखेंगे सभी। जी अमित जी, आशा है आप सब लोग तंदुरुस्त भी होंगे और मन दुरुस्त भी होंगे। बढ़िया प्रिया जी, हम दो तरह से दुरुस्त होते हैं, एक तन से, दूसरा मन से। जी पूर्वी जी, तन से तो हम यदि बीमार भी हैं तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मन की परेशानियां होती है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहले तो पहचानना, जी मनोज जी, पहले तो पहचानना कि सच में हम मन दुरुस्त हैं या नहीं। जी रिया जी, ठीक है? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप मन दुरुस्त नहीं है? यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। प्रिया जी मन दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। पूर्वी जी यस, बहुत अच्छी बात है। रिया जी यस, रक्षा जी हैं, अच्छी बात है। प्रिया ताम्रकर कभी कभी होता है, जी बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज हर इंसान पे लागू होती है, जैसे हम पर ठीक वैसे ही बच्चों पर भी। मैं इसलिए इस बात पर इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि जैसे हमने अभी शुरू किया वेबिनार, हमने सबसे पहले क्या किया? मंगलाचरण, हमने ईश्वर को याद किया। हम क्यों करते हैं प्रार्थना? कोई बता सकता है? स्कूल जब भी शुरू होता है हमेशा प्रार्थना से शुरू होता है। हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हम कुछ सीखते सिखाते हैं तो हमेशा प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कोई बताएगा क्यों? प्लीज अनम्यूट होकर बताइए। प्लीज कोई भी अनम्यूट होकर बताइए। प्रार्थना हम सब करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र की शांति के लिए जी रक्षा जी करते हैं हम, जितने भी हमारे रक्षा जी आवाज नहीं आ रही है। ये कह रहे थे मैम, हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, पूरे मन के विचारों को अलग करके गलत तरीकों को, और अच्छे भाव को प्रकट करते हैं पूरे दिन की शुरुआत, अच्छी शुरुआत के लिए। पहले हम वो प्रेयर करते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। जी ठीक है, अच्छी बात है। एक ये तरीका होता है, एक अभी जो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है मैं आपको बता, क्या होता है, हम सब लोग बच्चे सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं। हर बच्चा अपने घर के माहौल से, अपने वातावरण से, उसके घर में क्या माहौल था हमको नहीं पता। हर कोई टीचर अपने घर से आते हैं, समय पर पहुंचना है, कितनी भागा दौड़ी में कितने काम खत्म किए होंगे, कितने छोड़े होंगे। निकलते निकलते आप यदि निकल रहे हैं, चाबी ले रहे हैं, ताला लगा रहे, तो भी दो बातें घर पे किसी को बोल के बताकर निकलते हैं। मतलब हम
टोटली मेंटली कहीं ना कहीं रहते हैं बिजी, है ना। जब हम पढ़ने पढ़ाने के लिए आते हैं, जब हम सब लोग मिलकर एक काम करने वाले हैं, तो वो जो सारी बातें हैं उनसे निकलकर हम सारे लोग एक ही मेंटल स्टेट में आए, अपनी मनस्थिति एक जैसी कर रहे। इसके लिए प्रार्थना होती है कि हम सारे लोग एक बार से किसी एक, हम जिसकी भी प्रार्थना करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको जब याद करते हैं, तो सबका मन एक दिशा में जाता है, सबकी सोच एक तरफ जाती है। तो सबको एक साथ लाने के लिए ये प्रार्थना होती है, ताकि जो भी हमारी परेशानियां थी या जो भी अच्छा बुरा जो भी था, बहुत खुश मूड में थे, बहुत दुखी मूड में थे, जो भी था, उस सबको छोड़कर हम जहां पर हैं प्रेजेंट, वहां पर रहें, वैसे ही रहे। ठीक है, तो ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि हम प्रेयर क्यों करते हैं। अब आज का शुरू करेंगे वेबिनार, बाल मनोविज्ञान और सीखने की विविध शैलियां। अभी ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, मैंने कुछ इसी तरह तैयार किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े से उसको चेंज करके बताएंगे। अभी पहले हमको यदि बच्चों को समझना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि बच्चों की क्षमताएं क्या होती है, मतलब बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चों की क्षमताएं जो होती है, उसको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, सामाजिक संपर्क, भाषण और भाषा, शारीरिक कौशल और संवेदी जागरूकता। ठीक है, अभी सबसे पहले अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जी, थैंक यू। कॉग्निशन, अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, आप लोग इस वर्ड से क्या समझते हैं? कोई भी एक व्यक्ति मुझे थोड़ा सा समझाएगा? हेलो। हाँ जी, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, अनुभूति और ज्ञान प्राप्ति से तो हम अपने लिए और बच्चों के लिए यही फील कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज को देखे हैं, हमारे सामने वास्तविकता में जो चीज है उसे देखकर हम क्या सोच लेते हैं। मान के चलो रास्ते में हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, यदि कोई जानवर भी निकलता है तो उसे आवाज देख के हम सोच नहीं आ लेते हैं कि रही। ये क्या कैसा है। इसे हम अनुभूति बोल सकते हैं मैम। जी बिल्कुल सही बात है। कॉग्निशन, अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति ये होता है, हम किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, छूकर, जो भी हम समझते हैं, जो मेंटल प्रोसेस होती है हमारे दिमाग के अंदर, उसको सीखने की, समझने की जो मेंटल प्रोसेस होती है, उसको कॉग्निशन कहा जाता है। ठीक है, अभी दीपक जी के साथ आपने वेबिनार किया था, उन्होंने लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में आप लोगों को बताया था। कोई मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकता है लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, राइट ब्रेन क्या करता है? याद है आपको? आप यदि स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद याद आ जाएगा। लेफ्ट और राइट मैंने कुछ पिक्चर्स ले रखे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, सर ने बताया था हमें लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में, तो मैम थोड़ा सा इतना बताते हैं। उन्हें पहचान बताई थी कि हम अपनी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि कोई पर्सन यदि लेफ्ट ब्रेन वाला है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सर वो फोकस रहता है किसी भी चीज के लिए, है ना, कि यदि उसको कोई काम करना है तो उस पर फोकस रहता है और जी। किसी चीज में फैक्ट ढूंढने की कोशिश वो पूरे तरीके से करता है। ये उसका हो गया लेफ्ट ब्रेन वालों का। एंड देन राइट ब्रेन वालों के साथ ये होता है कि थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं वो, कि किसी भी चीज के प्रति ये थोड़ा सा नहीं नहीं, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल सोचता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देती हूँ, आपने पहले बोला बिल्कुल सही था। हाँ जी, चलिए ठीक। हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो हमारे राइट साइड के बॉडी के साथ अटैच होता है और वो हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करता है, वर्ड्स को याद रखता है, नंबर्स को याद रखता है। ठीक है, याद रखना वर्ड्स, नंबर, प कैसे लिखा जाता है, प कैसे बोला जाता है,
ये सारी इंफॉर्मेशन, 2 और 2 4 होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और जितना लॉजिकल थिंकिंग है, कोई भी चीज ये छोटी है उसके ऊपर बड़ी चीज नहीं रख सकते, तो ये लॉजिक है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग लेफ्ट ब्रेन करता है और उसको कंट्रोल हमारा राइट बॉडी करता है। मोस्टली हम सब लोग राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन होता है। और जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं, जैसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है, आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, ड्राइंग अच्छा लगता है, ऐसे लोगों का राइट ब्रेन काम करता है, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन है उसके अंदर सारी संवेदनाएं, किसी के रंग को पहचानना, किसी आकार को पहचानना, किसी गंध को पहचानना, ये सारी रहती है। वो हमारा बॉडी होता है कंट्रोल लेफ्ट साइड से, ठीक है, वो ब्रेन लेफ्ट बॉडी से कंट्रोल होता है। तो आप यदि दोनों ब्रेन को एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स का यूज चेंज करिए। ये बच्चों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जहाँ लगता है बच्चे की, जो बच्चे कुछ लॉजिकली कम है, उनको बताइए कि राइट हैंड ज्यादा यूज करें। आपको लगता है कुछ बच्चे कुछ ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं लेते, कलरिंग में इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी नहीं आती है, आप उनको उनका लेफ्ट हैंड यूज करने के लिए बोलिए। अभी कैसे यूज करना है, सिंपल सी चीज है। हम जब पेन खोल रहे हैं, मैंने पेन का ढक्कन लेफ्ट हैंड में पकड़ा है और मैं पेन राइट हैंड में पकड़ती हूँ। यही काम मुझे यदि उल्टे से करना है तो मुझे थोड़ा सा और लगेगा, आप खुद करके देखिएगा। आप जब ब्रश करते हैं, यदि आपकी रोज की आदत है आप ब्रश राइट हैंड से करते हैं, उसी ब्रश को लेफ्ट हैंड से लेके करिए, देन यू सी, आप देखिए कि आप किस तरीके से कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप लोगों ने कोशिश की है कभी लेफ्ट हैंड से कुछ काम करने की? दीपक सर के बताने के बाद कोशिश की है? यस और नो? जी की है, लिखने की कोशिश की थी। विवेक जी, लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, आप छोटे छोटे दूसरे काम करिए। अब जैसे हम लोग मैंने भी ताला किया चाबी है। जब लगाते हैं तो हम लोग हमेशा ताला उल्टे हाथ में पकड़ते हैं और चाबी सीधे हाथ में पकड़ते हैं। अब सिर्फ इस छोटे से काम को उल्टा करके देखिए, ताले को राइट हैंड में पकड़िए और चाबी लेफ्ट हैंड से, दोनों हाथों को प्रॉब्लम होगी। राइट हैंड हमारा सारा काम कर लेता है, लेकिन जो ताला हम लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं वो राइट हैंड में हम प्रॉपरली नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं। हमने अपने दिमाग को वो आदत डाल दी, अपनी बॉडी को आदत डाल दी है। उसको यदि आपको चेंज करना है तो ये छोटी छोटी चीजें, आप जैसे टूथपेस्ट भी लेते हैं ब्रश के ऊपर, तो आप याद करिए कि आप कौन सा हाथ में ब्रश पकड़ते हैं और कौन सा हाथ में पेस्ट पकड़ते हैं और लेते हैं, आप उसको रिवर्स करिए। ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो आपको मजा आएगा। और यही चीज जब बच्चों से करवाई जाएगी, बच्चे क्योंकि इतने हैबिचुअल नहीं, हम लोगों को बहुत सालों से आदत हो गई, हमने अपना उम्र का बहुत बड़ा समय निकाल लिया है। जो बच्चे हैं 5 6 साल 7 साल, बहुत सारी चीजें अभी अभी नई नई सीखी है उन्होंने। 3 4 साल के होते तब तक मम्मी उनको टूथपेस्ट ब्रश में निकाल कर देती है, मम्मी करवाती है, वो अभी नया नया करना सीखे। जब आप उनको सिखाएंगे ये चीजें कि वो अपना हाथ बदल के करे, तो उनका जो दिमाग है बहुत जल्दी इसको ग्रास्प करेगा, बहुत जल्दी सीखेगा। ठीक है, अभी जो बच्चे अपना मतलब ये ज्ञान प्राप्ति, अनुभूति, कॉग्निशन का उपयोग जिनके दिमाग में ज्यादा होता है, जो बच्चे, उनकी एक जनरल जो आप मतलब क्वालिटीज जो होती, पहचान जो होती, मैं आपको बता दूं। आपके क्लास के अंदर आप जिनको बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, अति जिज्ञासु होते हैं, हर चीज में क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपने किसी चीज को बोला है, आप बता रहे हैं, तो कंसंट्रेशन स्पान जो है उनका, ध्यान केंद्रित करने का समय वो लंबा होगा। किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता रखते हैं। आपको पता है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम दिया, कोई एक खिलौना रखा है, कोई एक क्वेश्चन रखा, तो आपको पता है कि क्लास में ये 4 5 बच्चे 6 बच्चे जो आराम से कर लेंगे, आपको पता होता है, तो वो कॉग्निशन वाले बच्चे हैं जो कर लेंगे। ठीक है, कोई किसी भी चीज को सीखने में उनको समय कम लगता है और प्रयास भी कम लगते हैं। कोई चीज एक बार में सीख लेते हैं या हद से 2 बार 3 बार, उनको ज्यादा समय नहीं। जिन बच्चों का कॉग्निशन लेवल कम होता है, जो अपने अनुभूति को कम उपयोग करते हैं, उनको इससे बिल्कुल उल्टा होगा। उनको सीखने में समय ज्यादा लगेगा,
उनको हर चीज के लिए ज्यादा बार बताना पड़ेगा। अभी जिनका कॉग्निशन होता है ना, उनकी कल्पनाएं बड़ी असामान्य होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सेब एप्पल छोटा फल है तो वो इतने बड़े पेड़ पर लगता है, और तरबूज इतना बड़ा फल है तो भी वो इतनी नीचे छोटी पतली बेलों पर लगता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आता होगा, बच्चों के मन में आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। भगवान भी बड़े अजीब है, इतना छोटा फल इतने बड़े पेड़ पे लगा, इतना बड़ा फल जमीन पे। अभी उसके आंसर चाहिए उसको। अभी आपसे किसी बच्चे ने पूछा तो आप उसको क्या आंसर देंगे, मुझे बताएंगे? आपकी क्लास में एक बच्चा होशियार, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, आप मुझे बताइए, कोई भी आंसर दीजिए प्लीज, कोई भी कोशिश करिए। पहला आंसर तो मेरा ये होगा कि भगवान नहीं करते हैं, एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, यदि प्रकृति ने ऐसा बनाया है तो ऐसा क्यों है? जी, तो एक जो सिंपल बड़ी लॉजिक चीज बच्चे ने होती है लगाया। उसके लिए आधार चाहिए होता है। जो बड़ी चीज होती है उसके लिए जमीन का रखने के लिए आधार चाहिए होता है। तो जो छोटी चीज होगी वो उतनी ही ऊंचाई पे होगी, क्योंकि उसको आधार की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो आराम से रखी जा सकती, मतलब विशेष आधार की आवश्यकता नहीं है। एक सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा काम करता है, तो हैवी चीज है वो नीचे रहेगी तो ही ठीक रहेगी। यदि हैवी चीज ज्यादा ऊपर होगी और यदि वो ऊपर से नीचे आई तो जी जी रंजिता जी, बड़े फल का वजन ज्यादा होता है, इसलिए वो बेलों पर और ऐसे लगते हैं। तो प्रकृति में भी हम देखते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन बच्चे का बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के बाद उसको रीजन, वहां आपको हेल्प करनी है, उसको रीजन बताना है। यदि बड़ा फल है ऊपर लगेगा, और यदि ऊपर से वो नीचे गिरा, और यदि नीचे जो भी है उसकी हालत क्या होगी? ग्रेविटेशन फोर्स से वैसे ही वो चीजें नीचे रहती है, ऊपर जाके नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, वो कॉग्निशन या अनुभूति वाले बच्चों में मिलती है। उसके बाद वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको कोई भी काम पूरा करने को चाहिए। आप जैसे कई बार देखा होगा, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जब हम पेपर कलेक्ट करते हैं एग्जाम के वक्त बच्चों से, तो जो बच्चे मतलब परफेक्शन, मैम एक लाइन खींचना रह गई, एज अ टीचर हम उसकी लाइन है या नहीं, हम उसके आंसर के ऊपर से मार्क्स देंगे, हम उसको इतना ध्यान नहीं देंगे कि उसे लाइन नहीं की तो मार्क कट गया। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज होती है कि यदि मैंने लाइन नहीं की तो मेरे मार्क्स कट सकते हैं। तो वो कंप्लीशन, पूर्णतावादी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं। सामान्यतः अंतः प्रेरित होते हैं, मतलब आपको उनको धक्का नहीं मारना पड़ता है, बार बार बोलना नहीं पड़ता है, इटसेल्फ उनकी अपनी तरफ से कोशिश होती है हमेशा सीखने की, पूछने की, जानने की। बौद्धिक प्रक्रियाओं में हमेशा रुचि लेंगे। जब भी कोई बात, कोई चीज ऐसी होगी आप जहाँ पे आपको लगता है, मतलब आप कुछ नॉलेज दे रहे हैं, तो उन बच्चों का ध्यान जरूर आपकी तरफ होगा, बाकी बच्चों का नहीं होगा लेकिन उनका जरूर होगा। तेजी से पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब पढ़ना एक थोड़ी डिफिकल्ट क्रिया होती है, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। अक्षर को देखना, उसको पहचानना, वो दिमाग में आता है, पहचानना, उसके बाद बोलना। तो पढ़ना जो होता है वो थोड़ा प्रोसेस बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन जो बच्चे कॉग्निशन अच्छा है, स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी से पढ़ लेते हैं, और उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या होगा, आपने कोई चीज एक्सप्लेन की तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। मुझे कल पूछा था, किसने पूछा था कि एक बच्चे के बारे में मैंने कहा था कि हम वेबिनार में इस बारे में डिस्कस करेंगे। अमित जी ने किसने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ग्रुप में आपके लोकेंद्र जी ने बोला, लोकेंद्र सर ने पूछा था, मैंने पूछा था, लोकेंद्र परिहार जी। अभी जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, ये उनकी, हेलो, हाँ जी, हेलो जी जी जी, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। अभी आ रही है, हेलो, अभी आ रही है आवाज। हेलो, हाँ वो मैंने
जी मैंने पूछा था, मेरी क्लास में एक ऐसी लड़की है जी जो अक्सर करके बहुत बहुत प्रश्न करती है, और कोई भी समस्या उसको दी जाए मैथ्स की या किसी और सब्जेक्ट की, जी वो जल्दी से सॉल्व करके बता देती है, लेकिन उसके क्वेश्चन करने के कारण मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था। जी 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 तो ये जो कॉग्निशन वाले जी बच्चे होते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। मैं पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमेशा वो बीच में बोलते जी हैं, हमेशा वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ओके और हमेशा उनको विशेष व्यवहार चाहिए, स्पेशल अटेंशन सीकर होते हैं, हमेशा उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, ये उनका होता है। एक होता है उनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, वो जल्दी से किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो उनको चाहिए जैसा उनको चाहिए वो उनकी जरूरत होती है, ठीक है। और एक होता है अति आत्मविश्वास से पीड़ित होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जो किया है वो सब कुछ सही है और उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, यदि उसमें गलती निकल जाती है तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको कहा जाता है ADHD। ये ऐसे बच्चों में होती है। उनको क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक डोपामाइन करके एक केमिकल रिलीज होता है, जो वो रिलीज होता है इसलिए मतलब बहुत सारी एक्टिविटी उनके दिमाग में चलती रहती है। उनके लिए खुद के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। हमको लगता है हम उनको डांट देते हैं बच्चों को, हम बोलते हैं आप सुनते नहीं, ये नहीं, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती, इतना सारा कुछ चलता है कि वो मजबूर हो जाते हैं, उनको इसका सोल्यूशन चाहिए, उसको उससे निकलना होता है, बहुत सारी बातें चल रही होती है, उनके कंट्रोल के बाहर की बात है। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है। आपको अभी हमने मतलब जितनी क्वालिटीज देखी, वो क्वालिटी जिसमें नहीं है वो विपरीत छात्र है, मतलब ये क्वालिटी वाले और ये बिना क्वालिटी वाले दोनों तरह के छात्र होते हैं। तो अब जो छात्र ऐसे क्वालिटी वाले हैं जो ADHD से पीड़ित है, आप उनके लिए तो पहले उनको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे दीजिए, उनको कुछ ऐसा काम दीजिए कि उनको लगे कि मेरे इस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं उनके साथ में जो बच्चे कमजोर है, जिनको स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है, मैं उनको उनके बड़ी बना देती हूँ कि आपको इसका ध्यान रखना है, इसको जहाँ प्रॉब्लम है उसको सुलझाना है। आप लोकेंद्र जी, आप उस बच्ची को बोलिए कि आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपकी क्लास में जहाँ जिस बच्चे को हेल्प की जरूरत है, आप उसको उसके साथ में बिठा दीजिए और उसको बोलिए कि इसका काम खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी, ये आपको स्पेशल टास्क दिया है, उसको स्पेशल नीड है, ठीक है। तो वो उसमें बिजी हो जाएगी लड़की, उनको आपको बिजी करके रखना है, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीजें चलती है उसका एक ही उपाय है कि उनको बिजी करिए। या तो आप किसी बच्चे के साथ लगाइए, या आप क्लास में जाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा 2-4 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए अलग से और उसको दे दीजिए। आपके पास बहुत सारी, हम स्कूलों में वर्कबुक एक्स्ट्रा होती है कुछ, तो दूसरी कुछ वर्कबुक या कुछ ऐसी एक्टिविटी उसको दे दीजिए। या आप क्लास में एक कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा TLM रखी हो, जैसे कुछ सैंड रखी हो या कुछ दूसरी चीजें रखी हो, कुछ पजल रखी हो, और उस बच्चे को बोलिए आपने खत्म कर लिया है तो आप उस पजल को सॉल्व करके आइए, ये आपका बोनस, क्योंकि आपने टाइम पे खत्म कर लिया। जब वो बच्चा बिजी हो जाएगा तो आप बाकी क्लास के ऊपर ध्यान दे सकेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निक होती है उसको बिजी करने की, सिर्फ उसको बिजी करना है आपको। यदि वो कहीं पे उसका दिमाग लगा हुआ है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे फिर से। यदि उसके पास कुछ नहीं है तो कंटिन्यूअसली आपको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल बुक, आप कोई अच्छी सी स्टोरी बुक वगैरह कुछ ले जाके रख दीजिए कि आपने खत्म कर लिया, उसको टेबल पर साइड में खड़ा करके स्टोरी बुक खोल के पढ़ने को दे दीजिए, कुछ लंबी स्टोरी दीजिए ताकि उसको पढ़ने में टाइम लगे, वो उसमें बिजी हो जाए। ठीक है। इसके बाद ये ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं, जब आप उनकी प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी उम्र होगी तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 3rd 4th के बाद ये बच्चे एबल होते हैं समझने के लिए। आप उनको बताइए कि आप बहुत होशियार हैं,
बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपके करने के बाद आप पूरी क्लास को भी कंप्लीट करना है तो आपको वेट करना है। तो आप उनको समझाइए कि ये आपका जो मतलब क्वालिटी है वो जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो क्लास के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। Excuse me. वो बच्चे इस बात को जरूर समझेंगे, उनका कॉग्निटिव लेवल ज्यादा है तो वो समझ सकते हैं कि उनकी जो होशियारी है वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप उसको उसके सॉल्यूशन बताइए, वो जरूर उस पर काम करेंगे, वो खुद भी उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तब तक वो उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तार्किक बुद्धि उनकी बहुत अच्छी है। उनको जब तक किसी चीज का रीजन ना मिले वो उस बात को नहीं करेंगे। आप उनको रीजन समझाइए कि आप उनको क्यों मना कर रहे हैं उनकी बात सुनने से। यदि आप उनको समझा सकते हैं और वो समझ गए तो आपके साथ वो जैसा आप चाहेंगे वैसा बिहेवियर करेंगे। ठीक है, उनका लेवल, हम लोग क्या समझते हैं, हम बच्चों को समझते हैं कि वो बच्चा है उसकी समझ कम है। नहीं, कभी भी किसी भी बच्चे को छोटा या कम समझने की गलती जो हम टीचर्स करते हैं कि ये तो बच्चा है, हम बोल देंगे तो समझ जाएगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नर्सरी क्लास का बच्चा मुझे सलाह दे के गया था। आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं हर रोज हर रूम में मैं राउंड लेती जब बच्चे आते हैं, स्पेशली नर्सरी जूनियर के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर होता था, क्योंकि बच्चों का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता था। मेरा रूटीन था कि उनका जब आने का टाइम है तो मैं हर रोज वेलकम करने मैं गेट पर जाती। मुझे जब तक नहीं, कुछ बच्चों को आदत थी कि मुझे यदि नहीं देखते तो वो लोग एंटर नहीं होते थे गेट से अंदर, कि मैम आएंगे तो हम अंदर जाएंगे। तो ऐसे एक बच्चा था, वो कुछ रोता रहता था, तो मैंने एक दिन उसको डांट दिया कि आप बहुत रोते हो, आपसे बात नहीं करेंगे, आप बैठ जाओ। थोड़ी देर तो चुप रहा, उसके बाद में मुझे बुलाकर हाथ से हाथ लगा के कपड़े खींच कर बुलाया। मुझे बोलता है, मैडम कल से गुस्सा घर पर रख कर आना, फिर मुझसे बात करना। आप सोचिए, नर्सरी का बच्चा 3 साल का, 3.5 साल का, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है कि यदि उसको दूसरे बच्चों के सामने डांट दिया गया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसने बोलने की हिम्मत भी की कि मैडम आप अपना गुस्सा घर पर छोड़कर आना, मुझे गुस्सा मत दिखाने दी, मैं रो रहा हूं तो मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, लेकिन मुझे गुस्सा मत दिखाओ। तो हर एक बच्चा, तो वो चाहे 2.5 साल का हो, आप 2 महीने का भी बच्चा होगा तो उसको यदि अटेंशन चाहिए तो वो रोक के भी आपका अटेंशन लेगा। जो सेल्फ रिस्पेक्ट और बच्चों में होता है उसको हमको पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि हम वो कर सकते हैं, यदि हम वो करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपको सुनेंगे, आपको मानेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। 7th स्टैंडर्ड के अंदर पिछले महीने की बात है, कुछ मैंने कहा तो कुछ ऐसा एसएसटी में वर्ड आया तो बच्चों ने कुछ मजाक शुरू कर दिया, कुछ ऐसा कमेंट शुरू किया। मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब मैंने होमवर्क चेक किया तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, मुझे गुस्सा आया। 7th स्टैंडर्ड बच्चा, ऑलमोस्ट 12-13 साल के बच्चे हैं, बॉयज गर्ल्स साथ में बैठे हैं। अभी अचानक से उनको कोई पनिशमेंट देना, ऐसा पनिशमेंट तो उनको इंसल्ट फील होता है, लेकिन मुझे देना तो था कि एक बार उनको इंसल्ट फील करवाना था कि उनको पता चले कि हमने गलती की है। मैंने बॉयज को बुलाया, सारे बॉयज को बाहर बुलाया, बाहर खड़ा किया और मैंने उनसे कहा कि 10 उठक बैठक लगाइए। बॉयज ने लगा ली, गर्ल्स उनको देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, बच्चे की आदत होती है। बॉयज को बिठाया, देन गर्ल्स को बुलाया, मैंने गर्ल्स को कहा अब आपकी बारी है, अब आप उठक बैठक लगाइए। गर्ल्स ने उठक बैठक करना शुरू किया तो बॉयज ने गिनती शुरू कर दी लाउडली, 1 2। पहले तो बॉयज को चुप किया, गर्ल्स की उठक बैठक खत्म करवाई, उसके बाद बैठाया। फिर मैंने पूछा आपको बुरा लगा? सबके चेहरे उतर गए थे, बोलते हाँ। मैंने कहा यदि मैं आपको इसके पीछे रीजन बताऊं तो बोलते क्या रीजन हो सकता है? मैंने उनको बताया, मैंने उनको अपोजिट कान पकड़ के उठक बैठक करवाई थी। मैंने बताया कि जब आप अपोजिट कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती है। मैंने कहा आप भूल कर आए थे होमवर्क और आपको इसीलिए करवाया कि आपको कल याद रहे, और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है मेमोरी की।
पूरे क्लास ने तालियां बजाई। मैंने पूछा अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बोले नहीं मैम, वी आर हैप्पी कि आपने हमको ये पनिशमेंट दी। जब आप किसी चीज का रीजन समझा सकते हैं तो आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, मेरा लेक्चर शायद लंबा हो गया। प्लीज आपको मेरी बात समझ में आई? आप प्लीज अपना चैट बॉक्स ऑन रखिए ताकि मुझे पता चले। अभी एक और तरीका होता है इन बच्चों को कंट्रोल करने का। या तो बहुत ज्यादा कॉग्निशन है या बहुत कम कॉग्निशन है, उनको कंट्रोल करने के लिए जी मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन जैसे हम सोचते हैं हम बैठ जाएं, चुपचाप बैठे और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो वो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों के लिए मेडिटेशन कैसे होगा? बच्चों के लिए मेडिटेशन, कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें वो कंटिन्यूअसली बिजी हो जाए। बहुत ध्यान से उनको करना है, बहुत देर तक किसी एक ही चीज में। मेडिटेशन क्या होता है? किसी एक चीज पर ध्यान लगाना। ठीक है, हम सब मेडिटेट करते हैं किसी एक चीज पर। मेडिटेशन शुरुआत जब सिखाते हैं तो एक कोई भी चीज एक दिमाग में लाए, उसे एक पर, बाकी चीजों से ध्यान हटा लो, यही मेडिटेशन है। तो आप उन बच्चों को मेडिटेट करवाने के लिए कोई भी एक्टिविटी, कोई पजल दे दीजिए, कुछ नहीं तो जैसे मोती धागे में पिरोना है ना, कोई किसी बड़े तार में कुछ डालना, कोई भी एक बड़ा शेप वाला पजल होता है, हर एक शेप में, दैट इज ऑल्सो लाइक मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वो भी मेडिटेशन के ध्यान के बराबर, क्योंकि वो सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उनको मेडिटेशन करवाना है। पेरेंट्स को सलाह दे सकते हैं, घर पर बच्चा ऐसा है, बहुत सारे पेरेंट्स आपको कंप्लेन करते होंगे कि घर पर 1 मिनट शांत से नहीं बैठते हैं। जो ADHD वाले बच्चे हैं वो सारे प्रॉब्लम यही होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं। आप बैठे भी हैं तो इधर हिलेंगे उधर हिलेंगे, कुछ करेंगे। तो आप पेरेंट्स को भी बताइए कि घर पर कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आता है, जो बच्चे को अच्छा लगता है। कलर करना अच्छा लगता है तो बहुत बड़ा सा पिक्चर जिसमें छोटी छोटी डिजाइन बनी हो, हर छोटी डिजाइन में अलग अलग, जैसे मंडला डिजाइन होती है, हर जगह अलग अलग छोटा छोटा कलर करना है, आप उसको दे दीजिए और उसको बताइए, पूरा अच्छे से होगा। उसके बाद कुछ एक रिवॉर्ड रखिए कि स्टार मिलेगा, गुड मिलेगा, आपकी ड्राइंग बोर्ड पे लगेगी, है ना। तो जब उस रिवॉर्ड मिलने वाला है तो बच्चा उसको कंसंट्रेशन के साथ करेगा। तो ये इन बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो बच्चे स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं उनके प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस। अभी इसके अलावा आपके पास कोई और प्रॉब्लम ऐसा है तो मैं उसको डिस्कस करूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। आई होप जितने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे मैंने कवर कर लिए हैं। किसी के पास कोई ऐसा कोई पॉइंट है? ठीक है, यदि किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, इसमें हमारी क्लास में स्कूल में रंजीता रंजीता मैम है, यदि वो हो तो वो अपनी बात रख सकती हैं, नहीं तो मैं उनके आप क्या जी है। ठीक है, मैं ही रख देता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बच्ची है जिसको प्रॉब्लम आई है, जिस कारण से वो आपकी आवाज कट रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही है। तो एक बच्ची है जिसको एक बीमारी है कि वो, मैं वीडियो ऑफ करके बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। एक बच्ची की प्रॉब्लम है जिसके कारण से वह अच्छी तरह से याद नहीं कर पाती है। यदि ABCD भी सिखाया जाए या 1 2 भी सिखाया जाए, सीखते हुए भी वो नहीं सीख पाती। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं कि अपन कई साल के साथ कर रहे हैं पर इसको कुछ भी याद नहीं होता।
और पुनः हम छोटी छोटी क्लास में हर बार पढ़ाते हैं, पर तो भी वो नहीं सीख पाती। अच्छा, उसको क्या याद रहता है ये बताएंगे? इसलिए मैं बोल रहा था, रंजीता मैम है यदि ऑनलाइन, तो वो कोई उनकी स्टूडेंट है। रंजीता जी, रंजीता मैम बोलिए आप। हर क्लास में कोई नहीं बच्चे, मतलब सभी क्लास में ऐसा होता है, कहीं कोई ना कोई एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक रहते ही हैं, मगर वो एक 4th क्लास की स्टूडेंट है वो, लेकिन जी। बट उसको कुछ नहीं आता। मतलब ऐसा है कि जैसे उसको काउंटिंग है, नंबर बिल्कुल लर्न नहीं हो रहे हैं, और लेटर्स नहीं पहचान पाती है वो। अपन क्लास में समझा देते हैं उसको, एक एक चीज खड़ा होके बताते भी हैं, जैसे उसके साथ में किसी अदर बच्चे को भी कोई को खड़ा करके उससे हेल्प करवाते हैं कि चलो तुम उसके साथ में बोलो, लेकिन वो नहीं कर पाती, समझती नंबर को नहीं पहचान पा रही वो, और लेटर्स को भी नहीं पहचान पाती। ठीक है, लिख नंबर्स और लेती है, लेटर्स नहीं लिखना तो पहचानती, आता है उसको। कलर पहचानती है? कलर्स का तो अभी ट्राई नहीं किया है मैम, बस वो रीडिंग राइटिंग पर चलता है बस अभी। तो अभी आप एक काम करिएगा, एक वो कलर जी। पहचानती है कि नहीं, उसको कोई रायम सुनाइए, पोयम सुनाइए, और उसको रिपीटेशन करिए पोयम का 3-4 दिन, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व जी। करिए कि वो पोयम उसको याद रही या नहीं। पोयम यदि वर्ड्स भूल जाती है लेकिन उसकी रिदम याद रखती है या नहीं, जी। ठीक है, उसको पिक्चर्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाइए, पिक्चर्स याद रखती है, पिक्चर्स पहचान सकती है, पिक्चर्स पहचान लेती है मैम। पिक्चर्स पहचान लेती है, अच्छी बात है। हम्म। तो उसका लेफ्ट ब्रेन काम कम करता है, राइट ब्रेन काम ज्यादा करेगा, वो कलर भी पहचानेगी, वो सुगंध भी पहचानेगी, वो ये रायम को याद रखेगी, कविता को याद रखेगी। तो आप उसको जो नंबर्स पहचानने हैं वो करने हैं, तो उसको पिक्चर्स के साथ करवाइए। मतलब जी। थोड़ा सा तरीका बदलिए, कुछ किताबें कुछ नहीं लाइए, मतलब कुछ जिसमें कलरफुल हो, कार्टून की तरह से नंबर्स बने हो, है ना, या बना सकते हैं जी। आप, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं इस तरह से करके, और उसको गाने के साथ उसको यदि सिखाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है जी। इम्प्रूवमेंट आएगा। जी मैम, ट्राई करेंगे। देखते हैं आप, और ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, हम आगे थैंक यू कर रहे मैम। हैं, उसमें आएगा, मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ इन चीजों को, तो ओके। देखिएगा। ठीक है, जी रिया जी, आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैम, मैं भी क्लास 4th की क्लास टीचर हूँ। मेरी क्लास में एक बच्ची है जिसका नाम हेमलता। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रश्न करते हैं, उन्हें हम जवाब देते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन हेमलता ऐसी बच्ची है जिसके लिए हमने खुद विशेष प्रयास किए, उसके पास बैठकर उसको लिखना सिखाया, हाथ पकड़ के भी सिखाया मैम, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। घर पर बात की, उनके मम्मी पापा का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब बच्ची पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसे मजेदार रूप में भी हमने पढ़ाने की कोशिश की, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसकी तरफ से। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे आगे बढ़े एक साथ, तो उसके साथ क्या किया जा सकता है? उसका रीजन पहले तो ढूंढना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स से पूछा कि उसका ऐसा कब से है, मतलब वो मैम, वो हमेशा से ही नर्सरी, ऐसी है। उसको उसके अलावा खेलों में वगैरह में रिस्पॉन्ड करती है वो, यदि बाहर खेलने ले जाए तो वो रिस्पॉन्ड करती है, हाँ। खेल में रिस्पॉन्ड करती है। जी। दूसरे बच्चों से दोस्ती रखती है। हाँ मैम, दूसरे बच्चों से दोस्ती रखती है, लेकिन ज्यादा बच्चों से घुल मिल नहीं पाती वो। सोशल नहीं हो पाती है, उसकी ये भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके रीजन ध्यान में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। कई बार क्या होता है, कुछ सोशल रीजन होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फादर मदर यदि साथ में नहीं रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, या फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जिससे बहुत अटैच है वो दूर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए,
तो कुछ जो इस तरह के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बच्चे लेके बैठ जाते हैं और वो छोटे बच्चे वो बता नहीं सकते हैं और इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते या किसी नई चीज को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे आपने बताया कि वो सोशल भी कम होती है, तो कहीं उसका कोई ना कोई ऐसा रीजन पीछे होना चाहिए। आप थोड़ा सा पेरेंट्स को। मैम हमने बात की। हाँ जी। हाँ मैम, के बारे में हमने बात की थी, तो उन्होंने हाँ। बताया कि उनके जो फादर हैं वो नहीं एक्सपायर हो चुके हैं और मदर जॉब करती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो बच्ची मोबाइल ज्यादा चलाती है और बाहर खेलने भी कम जाती है, तो ना पापा जी साथ है और ना ही माँ का टाइम उसके पास नहीं है। शायद ये भी एक मेन रीजन है कि वो अकेली है। अभी एज अ टीचर यदि आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे तो थोड़ा सा इमोशनल टच आपको देना होगा। आपको उसको बताना होगा कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसकी केयर करते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा पर्सनल टच यदि आप दे देते हैं तो बच्चे शायद रिस्पॉन्ड करना शुरू कर, क्योंकि वो फादर का लव नहीं मिल रहा है, मदर का अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चे लैक कर रहे हैं वो कहीं से यदि पूर्ति होगी तो शायद उसका रिस्पॉन्स बदलेगा। यदि उसका एक आध कोई फ्रेंड है या किसी से अच्छी घुल मिल सकती है तो आप उसके साथ उसको थोड़ा सा मतलब बताइए उस बच्चे को कि थोड़ा उससे घुलने मिले और उसको कोशिश करें अपने साथ रखने की जब तक वो खुश हो न। सॉरी, जब तक वो खुश होना नहीं सीखेगी और इन्वॉल्व होना नहीं सीखेगी, अभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, वो शायद नहीं सीखेगी। तो ये कोशिश करके देखिए और फिर जो भी हो मुझे प्लीज बताइएगा। प्रिया जी आपने हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैम ये बोलना चाहती हूँ कि मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में या जो ADHD से पीड़ित बच्चे रहते हैं, तो मैम आपने जो तरीके बताए हैं हमें उन्हें हैंडल करने के लिए, ओके मैम, तो वो हम एक लेवल जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से आगे की क्लास के लिए कर सकते हैं। मैम मेरी यही चीजें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं प्री प्राइमरी के, नर्सरी LKG UKG उनमें भी होता है मैम, रहते तो मैम वो छोटे से हैं, बट उनको उनके साथ भी हम यही करें कि मतलब चीजें यही अपनाएं, लेकिन जी उनके बिल्कुल तरीके से, मतलब बच्चों के छोटे बच्चों जी। के अकॉर्डिंग, है ना? उनके साथ तो ऐसे ही आपको करें और उनके साथ भी। आसानी होगी, आप उनको एक स्टार भी दे दें हाथ के ऊपर या एक बलून उनको लाके दे दें एज अ रिवॉर्ड। आप एक बलून ले जाइए कि आज ये बलून आपको मिलेगा जिसने अच्छा किया। आप यदि ढंग से बैठेंगे तो ये बलून आपके, तो भी वो खुश हो जाएंगे। बड़े बच्चों के लिए तो हमको शायद रिवॉर्ड बड़े या कुछ बेंचमार्क बड़े करने पड़ेंगे, हाँ। उनके लिए ज्यादा इजी है हमारे लिए वो। चलिए ठीक है, बस मैम वही पूछना था। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन जो होता है बच्चों का तभी शुरू होता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं। ये किसी का माइक चालू है, प्लीज आप ऑफ करें। जब बच्चे स्कूल में आते हैं पहली बार, हम बच्चों को घर पे भी ABCD सिखा सकते हैं, 1 2 3 सिखा सकते हैं, सबके पेरेंट्स को आता है, लेकिन हम फिर भी उनको स्कूल में भेजते हैं। जो नर्सरी क्लास होती है, बच्चा नर्सरी में यही सीखता है कि कैसे बैठा जाए क्लास में, टीचर की बात को कैसे सुना जाए, दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। घर और स्कूल में डिफरेंस, मतलब बाहर हम सामाजिक तौर पे कैसे व्यवहार करना है, वो बच्चा स्कूल से नर्सरी से सीखता है। मेरे हिसाब से यदि नर्सरी में बच्चा क्लास के अंदर आके बैठना सीख गया है, टीचर से पूछकर वॉशरूम जाना या क्लास में आने से पहले टीचर से पूछना, टीचर ने यदि बोला है खड़े हो जाओ, बैठो, खेलो, लिखो, और यदि वो उसको सुनकर फॉलो करता है, टीचर बोलते हैं सुनता है, ध्यान देता है, इतना भी यदि बच्चा कर लेता है तो इनफ है, बहुत है। बच्चा यदि ना लिखे ना बोले, एग्जैक्टली जैसे आपने बोला सब कुछ ना भी करे, लेकिन बच्चा यदि इतना सीख गया, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है, घर के माहौल से उसको निकाल के यदि वो सामाजिक तौर पे अपने आप को अकेला खड़ा रख सकता है कि वो क्लास में बच्चा आ गया, बैठ गया, टीचर से कांटेक्ट कर लिया
वहां बैठना सीख लिया, समय हुआ अब अपना बैग अपनी बोतल संभाली और वापस घर की तरफ चला गया। इतना भी यदि नर्सरी का बच्चा कर लेता है तो बच्चा सोशल होना सीख रहा है। उसने शुरू कर दिया सोशल होना और वो लर्निंग है, इनफ है उतना भी मेरे हिसाब से। तो बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं, फ्रेंड्स बनाना, दूसरों के साथ मिलकर खेलना, सोशल एक्टिविटी जिसमें ग्रुप एक्टिविटीज होती है, जब उसमें भाग लेना, यदि वो लोग लंगड़ी खेल रहे हैं, यदि वो खो खो खेल रहे हैं, बच्चा सबके साथ अपना टर्न का वेट कर सकता है, तो वो सोशल होना सीख रहा है। प्लीज किसी का माइक ऑन है, देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ज्योति जी प्लीज आप म्यूट करेंगे। इसके बाद अनुकरण करना सीखता है बच्चा सोशल होने के बाद। बच्चा स्कूल में आ रहा है, टीचर यदि बच्चे को बताती है कि लाइन में जाना है, एक बच्चा आगे निकला, उसके बाद सबको पीछे चलना है, तो यदि वो बच्चा अनुकरण करना सीख गया तो ये सारी चीजें सोशल होने की शुरुआत नर्सरी से शुरू होती। और ये पूरा टाइम जब तक हमारे मतलब एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है हम प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है ये इस फेज को भी चेंज करना। प्राइमरी से सेकेंडरी में बच्चे का आना, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में आना, हायर सेकेंडरी से कॉलेज, एक टोटल डिफरेंट माहौल होता है। तो ये सारी चीजें हम ग्रेजुअली एक के बाद एक सीखते रहते हैं। कंपटीशन करना, कंपटीशन करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। ज्योति जी प्लीज। मैम जो सजल जी आप होस्ट हैं, आप सबको म्यूट कर सकते हैं। तो बच्चे जो है कंपटीशन करना वो स्कूल में आके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ ये लेना। और कंपटीशन का मतलब सिर्फ कंपटीशन, दुश्मनी नहीं, इस डिफरेंस को समझना, ये बच्चे स्कूल में आके करते हैं। क्या सामाजिक अनुमोदन, सोशली बच्चे का इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने बताया नर्सरी का बच्चा है वो मतलब अपना इम्पोर्टेंस कि मुझे किसी के सामने डांटना नहीं, टीचर ने डांटना है उसको अकेले साइड में बुला के आप उसको कान में बोल के समझा दीजिए और बैठा दीजिए, और क्लास में सबके बीच में डांट कर बोलिए, दोनों के बाद उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो वो सोशली मतलब अपनी रिकॉग्निशन बनाना ये बच्चा सीखता है। सहानुभूति, किसी के साथ सहानुभूति बताना, घर के अंदर सब उसको सहानुभूति बताते हैं, वो भी सबके साथ सेम रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकल के दोस्त बनाना, क्लास में 30 बच्चे, 30 बच्चों में से 2 लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, 2 लोगों के साथ करना, ये चीज जो बच्चा आके सीखता है और ये बच्चा जो सीख लेता है। उसके बाद है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी भी बच्चे को स्कूल में आके सीखने को मिलती है, जब वो 2, 4, 5 लोगों के साथ खेलता है, कोई गेम खेलता है, और जब वो बच्चा जो बोले वो बाकी सारे फॉलो करे। आप ये चीज आप लोग बहुत, जब बच्चों को अकेले खेलने के लिए छोड़ते हैं, आप उनको दूर से ऑब्जर्व करिए तो आपको पता चलेगा कि किस बच्चे में कौन सी क्वालिटीज है। यदि आपको ऑब्जर्व करना है बच्चे क्वालिटी, कभी उनको ग्राउंड में ले जाइए, आप एक जगह चेयर लगाकर बैठिए और लेट देम प्ले, उनको अपने आप खेलने दीजिए। फिर आप देखिए कि कौन शुरुआत करता है, कौन गेम डिसाइड करता है, किस तरह से गेम होगा, कौन गेम होगा, कौन खेलेगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से बच्चे लीडर है। हो सकता है कि क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में डल है, शायद पूछने पे जवाब नहीं देते, लेकिन जब आप उनको बाहर ले जाते हैं सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उन्हीं का रहेगा, सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम वही कर पाएंगे। ठीक है। संचार के साधनों में रुचि दिखाते हैं ऐसे बच्चे, जितने भी कम्युनिकेशन वाली चीजें होती है उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होगा जो बच्चे सोशल होंगे। अभी इन बच्चों की प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे क्योंकि वो सोशल है, कंसंट्रेशन कम होगा उनका, आप किसी एक जगह पे उनको कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे।
बहुत जल्दी दूसरे लोगों से वो प्रभावित हो जाएंगे, दे विल बी इफेक्टेड। वहां पे कुछ हुआ तो किसी ने आवाज लगाई, किसी ने कुछ बोला तो उसका ध्यान तुरंत उस तरफ जाएगा, ठीक है। वो लोग अकेले नहीं रह सकते हैं। यदि उनको अकेले कोई काम करने को दे दिया, अकेले बैठा दिया या एक जगह अकेला खड़ा कर दिया, तो दे विल हैव प्रॉब्लम। ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि बच्चा किस तरह का है, किस तरह से आपको हैंडल करना है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स बता रही हूँ। अभी ये जो सारी चीजें बच्चे कर लेते हैं वो सोशल बच्चे हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म, शायद आपने नाम सुना हो, ASD बोला जाता है, ऑटिज्म सिंड्रोम डिजीज। इसमें ये होता है, ये डिजीज जो होती है तभी पता चलती है जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा निकलता है, 2.5-3 साल के बाद ही ये रिकॉग्नाइज होती है। कई लोगों में तो 20-20, 22-22 साल तक पता नहीं चलता है कि पर्सन ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म का जो मरीज होता है, हर बच्चा या हर व्यक्ति कुछ अलग तरीके से बताता है, कुछ अलग सिम्टम देता है, लेकिन जो एक कॉमन चीजें कुछ जो होती है, एक तो वो लोग सोशल नहीं हो पाते हैं। मेरे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, पहले दिन से, जिस दिन से आया उस दिन से उसको नाम भी उसका लिया जाए तो वो स्माइल करेगा, उसको कुछ काम दिया जाए वो स्माइल करेगा। उसकी आवाज 6 महीने हो गए, टीचर ने अभी तक नहीं सुनी, हमेशा वो सिर्फ स्माइल देगा और कुछ नहीं। 1-1.5 महीना हो गया, ये कंटिन्यूस चलता रहा। टीचर ने मुझे बताया, मैंने उस बच्चे को पर्सनली ऑफिस में बुलाया, उसकी क्लास में जाके ऑब्जर्व किया, लेकिन कभी उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ स्माइल देगा। लिखने को बोलो तो लिख देगा, कभी कंप्लीट करना है कभी नहीं करना है, मूड पे रहता है। बट मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, और हम यदि उसको आवाज भी लगाते तो हमारी तरफ नहीं देखेगा। ये एक ऑटिज्म वाले बच्चों का प्रॉब्लम होता है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उनके नाम से भी आवाज लगाई जाए तो भी बच्चा उस तरफ नहीं देखेगा, वो ध्यान ही नहीं दे पाता है। वो मतलब कोई उसको बुला रहा है सोशली तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। मेंटली जो उसके दिमाग में चलता है कि उसका नाम लिया जाए, उसको बुलाया जाए, उसको कुछ कहा जाए, तो दैट चाइल्ड विल ट्राई टू अवॉइड, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो वो आपको ऐसे दिखाएगा कि उसने सुना ही नहीं है, वो उसको अनसुना करेगा। तो दैट इज द रीजन ऑटिज्म। मैंने उस बच्चे को बुलाया अपनी ऑफिस में, उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने उस बच्चे का नाम लेके बुलाया तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, कंटिन्यूअसली मम्मी पापा को देख रहा था। उसके मम्मी पापा को भी नहीं समझ में आया कि बच्चा इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, घर में कभी ऐसा नहीं करता है। देन मैंने बहुत देर हुआ, फिर उसकी मम्मी को मेरे पीछे खड़ा किया, फिर जब उसकी मम्मी, तब उसने मेरी तरफ देखा, जब उसकी मम्मी मेरे पीछे आई, उसके बाद जब मैंने बोला तो थोड़ा बहुत उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया, बच्चे को क्लास में भेज दिया। देन पेरेंट्स को मैंने बताया, पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने उनको बताया कि इसको ऑटिज्म है। मैंने मतलब मुझे आधा पौना घंटा पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि बच्चे को प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर घर पे बिल्कुल नॉर्मल है। घर पहुंचते से उसकी कैसेट चालू होती है, उसकी मम्मी के वर्ड्स में उसकी कैसेट चालू होती है, बच्चा बोलना शुरू करता है, सुबह स्कूल पहुंचा, वहां से निकलने तक की सारी बातें, हर टीचर ने क्या बोला, क्या किया, क्या सिखाया, कौन से बच्चे ने, एवरीथिंग ही विल डिस्कस। लेकिन स्कूल में एक शब्द भी नहीं बोलता है। पता चला ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई कितना भी कह ले, बट ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। उसको करना ये पड़ता है, उस कंडीशन में थोड़े से सुधार हो सकते हैं कोशिश करके। अभी मैंने बहुत कोशिश की है, इतना हुआ है कि बच्चा अपना लिखने का काम कर लेता है, दोस्तों के साथ बोलने लगा है, लेकिन मेरे साथ अभी भी नहीं बोलता है। सिर्फ स्माइल करके हाँ या ना इतना कर किया है उसने शुरू, इससे ज्यादा आंसर नहीं करता है। टीचर के साथ भी सिर्फ हाँ या ना का आंसर देता है, लेकिन धीरे धीरे टीचर की बात सुनने लगा है, फॉलो करने लगा है, बोलना नहीं सीखा है। क्लास वर्क काफी कुछ होने लगा है, 6 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट है हम लोगों ने मतलब कोशिश करके, कि क्लास वर्क थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट रह जाता है तो टीचर उसको बाकी का लिख के या किसी बच्चे की कॉपी में से कर पेरेंट्स को फोटो भेज के तो करवा रहे हैं। बट दिस इज, आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होगा। शिवाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते।
हमारे क्लास 7 का स्टूडेंट है, तो मतलब उसे अपने बोलने में कुछ अलग घमंड सा है। मतलब कि अगर बच्चों से शिकायत, लड़ाई ये करता है, अगर हम लोग भी पहुंच जाए तो थोड़ी देर के लिए शांत, अगर क्लास में कोई टीचर नहीं है तो बस फिर लड़ाई करने लगता है, ना पढ़ने में। और मतलब कि अपने आप को वो ना जाने क्या समझता है कि कुछ बच्चों को इसको कैसे कर पढ़ने, मतलब ऐसा। शिवाली जी, आप समझिए, वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि एक जगह कंसंट्रेट नहीं, एक जगह जब मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसकी सारी कसर दूसरी जगह निकलती है। आप समझिए, उस वक्त जितनी सारी बातें दिमाग में आई होगी, टीचर सामने है, टीचर ने बोला, उस बच्चे ने बहुत कुछ सुना है, उस वक्त जितनी सारी दिमाग में उसकी बातें होगी, जो कुछ करने को मन में आया होगा वो टीचर के सामने नहीं करेगा। ये उसका प्रॉब्लम है, इसलिए वो सारा कुछ भर के रखता है अंदर, और जैसे ही वो गए वो सारी चीजें बाहर निकलती है। ये प्रॉब्लम है बच्चे का। आप ये मत समझिए कि बच्चा अपने आप को क्या समझता है या ऐसे, डोंट थिंक दैट वे। बच्चे कभी भी कुछ ऐसा नहीं समझते हैं, उनके दिमाग में कोई बात नहीं होती है, बहुत नॉर्मल होते हैं। जितना भी बिहेवियर है वो उनका नॉर्मल है। हमको ये सोचना है कि ये नॉर्म जो मतलब बिहेवियर उनका नॉर्मल, जो एबनॉर्मल हमको लगता है वो क्यों है, हमको उसकी जड़ तक पहुंचना है, उसको ठीक करना है। नेक्स्ट टाइम से आप उसको यदि ऐसा मतलब किया है तो पनिशमेंट देने की जगह उसको कोई, जब निकलते हैं तो उसको क्लास की जिम्मेदारी, बोलते हैं ना कि चोर को यदि कोतवाली सौंप दी तो चोरी नहीं होगी। क्लास का मॉनिटर उसको बना दीजिए, एक बार करके देखिए, एक दिन के लिए, आज के दिन ये बच्चा क्लास का मॉनिटर, और उसको बोल दीजिए कि इस क्लास में कोई मस्ती नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी आपकी। उसके बाद देखिए आप उसका रिएक्शन। ओके, ठीक है। अभी जो बच्चे सोशली होते हैं, ये अभी कुछ बच्चे जो एंटी सोशल होते हैं, जो इससे ये जो सोशल इंटरेक्शन वाला जो मतलब तत्व है वो उनमें नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो हमेशा अकेले रहेंगे, कोई फ्रेंड नहीं बनाएंगे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उनकी ये एंटी सोशल बच्चे वही होते हैं जिनका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम है। यदि कोई बच्चा क्लास में कम बोलता है, नहीं बोलता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, मिलनसार नहीं होता दूसरे बच्चों के साथ, खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप उसके पेरेंट्स से डिस्कस करिए या उसके दोस्तों से मिलके पूछने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं उस बच्चे का कोई इमोशनल लॉस होगा, कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से वो बच्चा ये नहीं कर पा रहा। हर बच्चे को ऑटिज्म नहीं होगा, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकता है। अभी एक और रीजन हो सकता है, कहीं उस बच्चे के दिमाग में कोई बात ऐसी है, जैसे उसको अपने कलर को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है कि मेरा कलर काला है या मेरा कलर श्याम है या मेरा चेहरा ऐसा दिखता है, कहीं किसी ने उसको मजाक में बोल दिया है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप खूबसूरत नहीं हो। कहीं पे घर में कई बार ऐसा होता है, कंपैरिजन हो जाती है बच्चों, हम किसी एक को अच्छे बताने के लिए में दूसरे को हम खराब बता देते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि जिसको खराब बताया उसको कैसा लगेगा। तो कहीं ऐसी बातें कुछ होती है, जो छोटी छोटी चीजें वो बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है। उनकी हाइट कम है, उन या बोलने में वो कहीं पे तुतलाते हैं, या कोई ऐसा कोई रीजन है, उस चीज को यदि वो बच्चे के दिमाग में घर कर गई है तो भी बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो बच्चे को कहाँ पे तकलीफ है, उसका रीजन क्या है। जब भी आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम दिखता है, क्या है वो नहीं देखना है, क्यों है। यदि हम उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या है वो तो हमको देख लिया क्यों ऐसा है, क्यों है, यदि हम उस क्वेश्चन के पीछे सिर्फ 5 क्यों, 5 वाई एक होता है, ऐसा है तो वो क्यों, वो है तो वो क्यों, यदि आप सिर्फ 5 वाई के तक जाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो कोशिश करिएगा यदि कोई ऐसा होता है तो क्यों का जवाब ढूंढने की। ठीक है। अभी ऐसे बच्चे को, ये जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है या बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए जो ऑप्शंस है,
तो एक तो ग्रुप एक्टिविटी, कोई भी काम जब ग्रुप में दिया जाए, ग्रुप एक्टिविटी हम हमारे रेगुलर टीचिंग क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को कुछ ऐसा काम दीजिए। जैसे मैं आज एक लेसन पढ़ा रही हूँ हिंदी का कोई, तो मैं जो भी पढ़ना है, एक तो कैरेक्टर्स बच्चों को खड़ा कर दूं कि भाई इसका कैरेक्टर आपको पढ़ना है, उसका कैरेक्टर आपको पढ़ना है, उसका, तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी। तो बच्चा, एक बच्चे का डायलॉग अपना खत्म हुआ तो दूसरे को इशारा करेगा कि अब तुम्हारा है। तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके वो काम खत्म करने लगते हैं। तो आप इस तरह के ग्रुप एक्टिविटीज आप, या तो जैसे कोई आपका सोशल फंक्शन है तो उसके लिए टास्क बच्चों को दे दीजिए। नहीं होता है तो आप एक स्कूल में रेगुलरली एक मतलब वो कंपटीशन जैसा बना सकते हैं कि जिसका क्लास सबसे अच्छा रहेगा, जिसका क्लास डेकोरेटेड रहेगा, जिसके क्लास में बहुत अच्छा ऐसा स्लोगन लिखा रहेगा हर रोज, तो उस क्लास को हम ये देंगे। तो बच्चे हर रोज जहाँ टाइम मिला कि कौन सा अच्छा स्लोगन है उसको ढूंढना, उसको करना। तो कोई एक ऐसा एक्टिविटी, कोई टारगेट उनको दे के रखिए जो कॉमन टारगेट हो, जो मिलके करेंगे बच्चे। तो जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा सोशल है वो भी करेंगे, और जो नहीं सोशल है वो उनको इन्वॉल्व करेंगे। उसके अलावा हमारी रोज प्रेयर होती है। अभी मेरे यहाँ पे मैंने एक दिन एक बच्ची आई, बहुत अच्छा गाती है, बोलती मैम मुझे आज प्रेयर गाना है। मैंने उसको मौका दिया। उसके बाद हफ्ते के अंदर दूसरे 3 बच्चे आए, मैम हमको आज श्लोक बोलना है, मैम हमको ये प्रेयर आती है। तो जब आप मतलब ऐसे बच्चों को आप इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप रोज की प्रार्थना के अंदर आधी मिनट उनको दे दीजिए कि जो अच्छा करेगा उसको कल प्रार्थना में मौका मिलेगा, या इस तरह से कुछ करके लाइए, तो यू कैन इन्वॉल्व देम। आप उसके बाद उनकी परेशानी यदि आप जान लेते हैं तो आप उसके दोस्तों के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करिए। जैसे लगता है कि उसको अपनी हाइट के लिए फोबिया है, या अपने कलर के लिए फोबिया है, या अपने तुतलाने के लिए फोबिया है, तो आप उसके दोस्तों को उसके साथ रखिए और उसके दोस्तों को बताइए कि उसकी जो उसके अलावा गुड क्वालिटीज है उसको फोकस करके उसको बताए कि वो अच्छा है, क्योंकि वो चीज फ्रेंड्स फील करवा सकते हैं। क्लास में हम टीचर हर बार पॉसिबल नहीं होगा, कभी करवा पाएंगे कभी नहीं, लेकिन फ्रेंड्स जो होते हैं वो ये चीज फील करवा सकते हैं। तो आप उसकी क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करिए और उसके फ्रेंड्स को बताइए कि उसकी क्वालिटीज को हेल्प करे, तो बच्चे आराम से कर पाएंगे। और एक होता है पिकनिक, जो सबसे बेस्ट होता है। हर एक बच्चा, आप पिकनिक यदि नहीं ले सकते तो भी क्लास से बाहर थोड़ी देर, हफ्ते में 1 दिन कहीं पे बच्चों को गार्डन में घुमाने, आसपास या नजदीक जो भी आपके कुछ मंदिर है, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप बच्चों को क्लास से बाहर निकाल के कहीं पे ले जा सकते हैं, तो बच्चे थोड़े से सोशल इंटरेक्टिव होंगे। उनके ग्रुप बना दीजिए, ये ग्रुप ऐसे चलेगा, ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो वो आपस में सोशली अटैच हो पा सकते हैं। अभी सोशल के ऊपर किसी के कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? हाँ, सारे मतलब आ गए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषण और भाषा। भाषण और भाषा, स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच और लैंग्वेज का डिफरेंस क्या आप जानते हैं? कोई मुझे बता सकता है? प्लीज कोई भी। जी प्रिया जी। ओके मैम। मैम जैसे कि भाषा और भाषण, 2 चीजों के बीच में यदि हमें डिफरेंस बताना है तो मैम बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो भाषण का मतलब मैम वही होगा यदि यदि हमें किसी चीज को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। भाषण तो जब हम कोई चीज का नियुक्ति नहीं पूरी तरीके से बना लेते हैं कि हम इसके बारे में क्या करना है,
तो उस चीज को प्रेजेंट करना यदि मतलब पूरी प्रिपरेशन करके तो एक भाषण के रूप में आ जाएगा। और नॉर्मली जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चों से करते हैं, नॉर्मली रेगुलर अपने जो टीचर से करते हैं, तो वो एक नॉर्मली लैंग्वेज है जो हम डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं, कि हमें उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता है, कि वो हमारा एक नॉर्मल व्यक्त करने का तरीका होता है। तो मैम 2 डिफरेंस अभी ये हैं, फिर काफी अकॉर्डिंग टू यू कुछ मैम सही बताया आपने। बोले। भाषण जो है वो संचार की प्रणाली है जो ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करती है। जैसे भाषण मतलब हम आवाज के थ्रू किसी भी बात को बताना, स्पीच बोलना, ठीक है। सबकी स्पीच अलग अलग होती है। भाषा जो है वो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर विचार है, उन विचारों को किसी शब्दों के रूप में सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, वो भाषा है, ठीक है। भाषण संचार की प्रणाली है, आवाज निकालना, बोलना, है ना, दैट इज भाषण। और भाषा अपने विचारों को शब्दों में सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक है। इसका विकास जन्म से शुरू होता है। जन्म उसके भी पहले से, जन्म के पहले से, जब मतलब हमने महाभारत में पढ़ा है कि अर्जुन जब वो इसका अपने वो चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, है ना, तो वो गर्भ में ही उसने सुन लिया था। तो इसका विकास जो होता है वो जन्म से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। जितने भी बच्चे हैं, मेरा खुद का अपना एग्जाम्पल है, मैं मतलब प्रेगनेंसी में अपने बेटे से बातें करती थी, और जब उसका बर्थ हुआ, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि ऑपरेट करना पड़ा था, और ऑपरेट करने के बाद मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं उसको हाथ में उठा सकूं या मैं खड़ी भी हो सकूं, और उसको मतलब जो पहला दूध पिलाना था, तो उसको बाजार से लाके जब उसको दूध मुंह में दिया गया तो मुंह नहीं खोल रहा था। 3 घंटे 4 घंटे मतलब मेरे परिवार वालों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, उसने मुंह नहीं खोला। मैं होश में आई जब मुझे पता चला कि वो नहीं ले रहा है, तो सिर्फ मैंने उसको इतना बोला, बेटा क्या हो गया, मुंह खोलना। और इमीडिएटली उसने मुंह खोला और उसने दूध ले लिया। मतलब मैंने खुद ने ये फील किया हुआ है। तो जो भाषा सीखता है बच्चा, जो सुनना समझना, वो बर्थ के पहले से शुरू हो जाता है। तो ये जो क्रिया होती है बच्चों में, वो बहुत पहले से शुरू होती है, उसको सीखते हैं, जन्म के पहले से सीखने लगते हैं। अभी जो बच्चे बहुत घर में ज्यादा लोग हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, स्कूल आने से पहले बच्चा एक भाषा तो बोलना जानता है ना, उसको शब्द भी पता होते हैं, उसको अपनी बात बताना आता है। हम जब बच्चे लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपका नाम क्या है, वो बच्चा अपना नाम बताता है, जिस भी भाषा में आता है उस भाषा में बताता है। इतना नॉलेज हर बच्चे के पास होता है। वो जब आता है, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, उसको कोई मतलब लॉजिकल नहीं पता है कि सेंटेंस कैसे बनता है, नाउन क्या है, और इसमें क्या सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या ये रहेगा, उसको किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन घर में उसने सुना है, सुन के सेंटेंस बनाना तो वो सीख गया है ना। नर्सरी का बच्चा भी स्कूल में आता है तो उसको अपनी बात बताना और सेंटेंस बनाना हो, सही सेंटेंस बनाता है, गलत नहीं बनाता है। एक लैंग्वेज जो वो सीख के आया वो बहुत अच्छे से उसको आती है। तो कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं पता, लेकिन वो लैंग्वेज सही बोलता है। एम आई राइट? बोलता है वो। उसको किसी ने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन वो घर से बोलना सीख कर आया है, क्योंकि घर में बोली जाती है, जो भाषा घर में बोली जाती है, उसने जो भी सीखा है उसको इतना आता है। तो इतना बच्चों के पास नॉलेज पहले से होता है। हमको लगता है हम बहुत कुछ नया सिखा रहे हैं, हम बच्चा बहुत पहले से बहुत कुछ सीख के आया है लैंग्वेज में। हम सिर्फ उसको पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं, बोलना उसको आता है। हम उसको शायद कोई दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, वो हिंदी बोलता है, हम उसको अंग्रेजी सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको भाषा की शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुका है, बहुत कुछ पहले से जानता है। तो हम उसको सिर्फ उस एक सही तरीका, उसका एक बाहरी रूप, यस मदर टंग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये करके आता है। अभी जो बच्चों की भाषा बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, बोल लेंगे,
लेकिन शायद ये होगा लिखने में वो लोग, क्योंकि उसको बोलना सुनना उनको बहुत आसान रहेगा, पढ़ना कोशिश करके सीख भी लेंगे, लेकिन वहां पे दिखाएंगे। मतलब बहुत अच्छी भाषा पे लैंग्वेज है, बाकी सारी चीजें सही है तो बच्चा जल्दी से लिखना सीखेगा, वरना देर से सीखेगा। अभी मैंने आप लोगों से कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें था डिसलेक्सिया के बारे में, तारे ज़मीन पर जो मूवी का था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है बीमारी है, उसमें कैसा दिखता है बच्चों को, उसमें जो पिक्चराइज करके बताया है वो बिल्कुल सही है। लिटरली बच्चे ऐसा फील करते हैं, उनको लगता है सारे वर्ड्स उलट पुलट हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, वो वर्ड उनको उस जगह पे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन होता है, हम जो चीज सीखते हैं, हम कैसे सीखते हैं, बहुत सारे हमारे सेंस ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, है ना। आप यदि सामने ए लिखा है, आप उसको ए पढ़ के यदि बच्चा बोल रहा है, तो वो इस ए को, तो बच्चे को वो शेप को पहचानता है, वो बच्चा उस शेप को ए कहते हैं। वो उसका राइट दिमाग में शेप है, उसके लेफ्ट दिमाग में ए वर्ड है, उन दोनों को वो दोनों दिमाग यूज करके इकट्ठा कर रहा है कि ये ए है, और उसके बाद उसके सेंस ऑर्गन उसको, मतलब वो मुंह से बोल के बता रहा है ए। ये लंबा प्रोसेस है उस बच्चे के लिए। आप और हम बहुत बोलते हैं, हमको आदत है, लेकिन बच्चे के लिए ए को पहचानना और उसको बोलना, बहुत चीजें सब एक साथ तालमेल में काम करेगी, तब वो बच्चा ए बोल पाएगा। यहाँ पे कहीं भी कुछ मिस हो रहा है तो वो बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। शायद उसने रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। वो ए है वो पहचान गया, लेकिन उसको ए बोला जाता है, वो नहीं पहचान बोल नहीं पाएगा। उसको आप कॉपी करने को बोलेंगे तो शायद वो लिख के बता देगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो इस तरह से लैंग्वेज में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। डिसलेक्सिया के मरीज उसमें बताया, जैसे बी और डी में फर्क करना नहीं जानते, एफ और टी, स्मॉल एफ और स्मॉल टी, ऊपर नीचे मिरर इमेज चेंज हो जाती है, वो लोग नहीं। पी और क्यू, वो भी मिरर इमेज चेंज होते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। अभी इस टाइम पे बच्चों को हेल्प करना है तो आपको कैसे करना है, आप उनको एक चीज सिखाइए। मैं यदि बी और डी वाला बच्चा प्रॉब्लम करता है ना, मैं उसको डी सिखाती हूँ। डी उसको कैसे सिखाती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ आपने सी बनाया, सी के बाद आपने लाइन की तो डी बन गया, तो जो सी के बाद लाइन आता है वो डी है। ठीक है, बच्चे ने डी पहचान लिया, उसको सिर्फ आप डी बताइए, बी आप बोलिए ही मत। वो अपने आप अपने दिमाग से कर लेगा कि जो डी नहीं है वो बी है। दो चीज मत बताइए, दो चीज से याद रखना उसके लिए मुश्किल होगा, उसको एक चीज याद रखना आसान है। एक चीज उसको पता है, यदि वो नहीं है तो वो दूसरा है। ये उसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। हम कोशिश क्या करते हैं, हम दोनों चीज सिखाते हैं, हम दोनों बताते हैं कि ये बी है ये डी है, ये बी है ये डी। आप 50 बार बोल लेंगे वो नहीं सीखेगा। आप सिर्फ उसको डी सिखाइए, आप उसको बी मत बताइए। यदि उसने डी सीख लिया तो उसको पता है डी क्या है, तो जो नहीं है वो बी है, वो पहचान लेगा। टी एफ, तो उसके लिए आपको ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज देना है, दोनों चीज नहीं देना है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। मेरे क्लास में था बच्चा, बच्चा आज 8th में पढ़ रहा है। जब वो 4th स्टैंडर्ड में था, हर टीचर, मैम जैनिल तो जाने कुछ नहीं करता है, हर बार वो बच्चा क्लास में, मैं जब भी राउंड पे जाऊंगी, सबसे आगे नीचे या तो टेबल, टीचर के टेबल पे आके खड़ा होगा, या नीचे स्टेज के पास बैठ के लिख रहा होगा। क्यों? तो रीजन एक ही, वो फिनिश नहीं करता है, टीचर को बार बार टोकना पड़ता है, टीचर को उसको बोलना पड़ता है तभी करेगा। मैंने एक दिन उसकी सारी बुक्स अपने ऑफिस में मंगवाई, सारी बुक खोल के, हर टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बुक देखती है, नहीं किया टीचर ने गोले मार के रख दिया। उसको मैंने बैठ के खोल के देखा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी। इसी तरह के सारे उसके प्रॉब्लम मुझे मिले कि वो मिरर इमेज बनाता था हर उसकी, उसको। और यदि मैंने उसको ओरल, जब उसको बुलाया, उससे ओरल पूछा, क्लास में शायद किसी बच्चे को नहीं याद होगा, हर एक वर्ड जो टीचर ने बोला है वो बच्चा मुझे बोल के सुना सकता है। मेमोरी बहुत शार्प। प्रॉब्लम सिर्फ उसके लिखने में थी। उसके पेरेंट को मैंने बुलाया, सारी बुक्स निकाली, उनको दिखाया, उनको समझाया, थोड़ा सा टाइम लगा,
बट उसके फादर अंडरस्टैंडिंग वाले थे, समझ गए। उसके बाद उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। उसके बाद उसका रेगुलर उसकी थेरेपी चालू हो गई। अभी जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जब 7th स्टैंडर्ड में वो था, जब उसका स्कूल आया, उसके फादर मेरे पास खुश होके आए और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में उस बच्चे ने यूट्यूब से देखकर सेंसर वाली घड़ी बनाई जो धुआं सेंस करके और अलार्म बजाती है। उसने खुद वो वॉच बनाई 7th स्टैंडर्ड। जो बच्चा लिख नहीं सकता था, कॉपी नहीं कर सकता था, लेकिन बेवकूफ नहीं था वो। He was intelligent, he is intelligent। क्लास में सबसे ज्यादा उसका किसी भी चीज में लॉजिकल थिंकिंग उसकी सबसे पहले। साइंस में पूछो, वर्ड टू वर्ड टीचर ने बोला है वर्ड टू वर्ड आंसर सुना देगा, बट ही कैन नॉट राइट। उसकी प्रॉब्लम पे काम किया है। अभी भी मुझसे रोज सुबह मिलता है। अब वो सेकेंडरी सेक्शन में चला गया है। जब भी मिलेगा मैं पूछती हूँ कैसा चल रहा है। मैडम अब मैं लिखने लगा हूँ, मैडम मेरे इतने मार्क्स आए। खुश होके बताता है। प्रॉब्लम को हमको फाइंड आउट करना है, क्यों वो कर रहा है, उसके पीछे भी आप देखेंगे, आप उसको जरूर जान पाएंगे। ठीक है। अभी ऐसे बच्चे जिनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। एक तो उनको स्टोरी, पोयम, इन चीजों से थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करिए। उनको जितना मतलब ज्यादा वर्ड्स में ज्यादा इमोशन बता सके, ऐसे उनको वो पूरे सेंटेंस में लिख सके। कुछ ऐसा एक टॉपिक दे दो कि इसके ऊपर डिटेल में आप लिखिए इस तरह के आंसर। तो वो अपने जब भाव आएंगे, जब वो इमोशंस आ जाते हैं और वो बताने के लिए, तो देन दे विल फाइंड कि अब मुझे अपने इमोशन कैसे बताने हैं। तो अभी मुझे ये रास्ता है कि मैं उसको वर्ड में ही बता सकता हूँ। तो देन दे विल स्टार्ट कि अब मुझे ये अपनी बात पहुंचानी है, तो मैं कैसे करूं। तो उनको टास्क दीजिए कि वो उसको कंप्लीट करने के लिए उस लिखने का माध्यम को ले। जब उनके पास टास्क होगा, टारगेट होगा, तो वो भूल जाएंगे कि डेफिशिएंसी है, हम नहीं कर सकते। गलत लिखे तो चलने दीजिए, सुधर जाएगा, बट उनको इस तरह से। उसके बाद कुछ टंग ट्विस्टर्स बहुत सारे होते हैं ना, है ना, चाचा ने चाची को ये वो हम लोग बहुत बोलते थे। तो इस तरह के कुछ टंग ट्विस्टर्स लिखने को दीजिए। रिपीटेशन सेम चीजों का जब होगा, एक ही वर्ड बार बार वो लिख रहा है, एक वर्ड लिखना आ गया, जब वो बार बार लिखना है तो इजी हो जाएगा। थोड़ा सा लिख के कॉन्फिडेंस आएगा तो वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है। उसको नोटबुक ना दे के लिखने के लिए बोर्ड दीजिए, स्लेट दीजिए, स्टैंड दीजिए। तो उसका एक्सप्रेशन के जो साधन है उसको बदल डालिए। साधन बदलेंगे तो भी एक्सप्रेशन में शायद चेंज आएगा, क्योंकि उस नोटबुक के साथ उसकी जो पुरानी यादें बहुत सारी की नहीं आता है। हमेशा उसके लाल गोले, जो जब भी वो पेज खोलता होगा उसको वही कि मैं लिखूंगा तो अभी यहाँ रेड गोले आ जाएंगे, वो चीज दिमाग से निकालनी होगी। तो आप वो चेंज कर दीजिए, नोटबुक चेंज करके आप उसको बोर्ड दे दीजिए। गिव समथिंग न्यू सो दैट द चाइल्ड कैन फाइंड सम अदर। वो कुछ नई चीजें, कुछ नया करने की कोशिश कर पाए। छोटी क्लास के अंदर सैंड ट्रे इज मस्ट। आप मिट्टी, रेती, नमक कुछ भी डाल के एक ट्रे रखिए। और ये जो उंगलियां हमारी उंगलियां होती है, यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं ये हमारे दिमाग से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ये जो उंगली के पोरे होते हैं, जब इससे टच करके बच्चे लिखते हैं वो डायरेक्ट असर करता है, सीधा दिमाग तक पहुंचता है। पेन पेंसिल से पकड़ के शायद नहीं होगा, उंगली से लिखेंगे तो वो तुरंत याद रहेगा। तो ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है कि लिख नहीं पाते, अक्षर नहीं पहचानते, अभी जैसे कहा था 4th स्टैंडर्ड की लड़की है बोलने की, तो आप उसको अभी कोशिश ये करिएगा कि आप उसको उंगली से लिखवाइए। उंगली से लिखा हुआ शायद उसको याद रहेगा। रंगों में डुबो के आप स्केच पेन से करवाइए या रेती के अंदर करवाइए, कलर्स वाली फिंगर से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट फिंगर्स का यूज करिए। तो ये एक उनके लिए उपाय है। ये ऐसे बच्चे जल्दी सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की। आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। बहुत लंबा चल गया टाइम, इट इज ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और मेरे पास अभी
मैं अभी तक मैंने जितना टारगेट किया था मैं हाफ तक ही पहुंच पाई हूँ, तो मुझे लगता है हमें बाकी का हाफ को सेकेंड टर्म के लिए रखना चाहिए। आई होप आप लोग अग्री है मुझसे, क्योंकि मैं जल्दी में पूरा नहीं करना चाहती इसको। तो फिर मैं आप लोगों से 10 मिनट है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आज हमने 3 चीजें की है। कॉग्निशन अनुभूति, दूसरा सामाजिक संपर्क सोशल इंटरेक्शन, तीसरा भाषण और भाषा स्पीच एंड लैंग्वेज। 10 मिनट है, मैं आप सबसे चाहूंगी कि आधी मिनट 1 मिनट आप लोग बोले। यदि आपकी कोई परेशानी है कोई है तो आप बात बताएं, या आपको जो समझ में आया है वो ठीक है। मैं जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं लाइन से मैं बोलती जाती हूँ। शालिनी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपने मैम आज के वेबिनार में बहुत सी सॉल्यूशन दिया। हमारी क्लास में बहुत से बच्चे हैं, वो कुछ इंटेलिजेंट भी है, कुछ शांत भी बैठते हैं, उनके कारण वो बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा। हम आपका वो करेंगे कलर से पोएम के बच्चों के साथ। ठीक है। अमित जी। जय हिंद मैम। जय जिनेन्द्र। मैं चलिए बच्चों से तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है मेरा, लेकिन टीचर से जानकारी मिलती है तो रहता है कि सुधार कैसे करना है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे लिए मिले हैं जिससे हम सुधार कर पाएंगे। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे तो मैं उसको अपने बचपन से, मैं बच्चों को तो नहीं सोच पा रहा था, मैं अपने बचपन से रिलेट कर पा रहा था कि क्या कारण था और कैसा व्यवहार मेरा उन कारणों से बना। तो वो चीजें मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। क्यों प्रॉब्लम्स थी, कई चीजें अभी भी मैं लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। फिर मुझे याद करना पड़ता है जिस हाथ से मैं खाता हूँ वो लेफ्ट वो राइट है मेरा। तो और भी ऐसे कई चीजें हैं जो मैं अपने बचपन से रिलेट कर पा रहा था। तो बहुत अच्छा सेशन लगा हमारे लिए ये, और बहुत सारी चीज सीखने को मिली। थैंक यू मैम। प्रिया जी। प्रिया जी अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी मैम। हाँ जी। मैम बहुत ही एक तरीके से बोलना चाहिए, बहुत ही मजा आया मैम आज के वेनिवार में। मैम जितना एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट डे में आपने बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया है, ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों को लेके और वीक बच्चों को लेके। तो मैम बोलना चाहिए मैंने मैम पहली बार इतनी सारी चीजें नोट डाउन की, आप देखिए आपकी बताई हुई चीजें। तो मतलब मैम बहुत अच्छी लगी हैं। तो मैम अब आज का क्लास देख के लग रहा है कि थोड़ा चल भी जाती ना मैम तो भी कुछ वो नहीं लगता कि मैम अभी आधा घंटे और भी चलती ना तो ऐसा लग रहा था कि सीखने मिलेगा। और मैम एक चीज बहुत अच्छी लगी है सर मैम, जो हम योगा मेडिटेशन हम लेते हैं ना कि हम सिर्फ ग्राउंड में बैठ के अकेले बैठ के सिर्फ एक ही थिंकिंग लेते हैं हम कि जो उनकी मुद्रा है उसी के माध्यम से योगा कर सकते हैं। बट ये बात हमें सबसे अच्छी लगी कि आपने हर चीज को लेके हमें योगा करना सिखाया है कि हम कोई भी चीज लेके कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं और बच्चों को भी करा सकते हैं। तो मैम बहुत 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 अच्छा लगा आज का वेनिवार, और अगले वेनिवार के लिए तो मैम अभी से उत्सुक है कि नेक्स्ट क्लास में और क्या सीखने मिलता है। धन्यवाद मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पूर्वी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज बहुत अच्छा लगा आज के वेबिनार में, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो मैम हम डेली यूज में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता ड्राइंग बना के समझा देते, और अगर कुछ अच्छा भी किया है तो उसको मतलब स्टार दे के या कुछ भी टॉफी बना के मतलब बच्चों का हौसला अफजाई करते, अच्छा लगता है उनको। ओके मैम बस। धन्यवाद पूर्वी जी। अंजना सक्सेना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज के मीटिंग में भी मैम बहुत अच्छा लगा, और इसमें भी बताया भाषा भाषण के में जब बच्चे आते हैं ना तो हम उनसे पूछते हैं तो वो भी अपने घर की भी बात बताते हैं, फिर हम उनको बताते बेटा ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, तो वो भी आसानी से समझ जाते हैं। जी
और जो कुछ आप में परेशानी होती है आपने इतने अच्छे से समझाया, जो डायरेक्ट माइंड पर ही फिट होगा, और हम बच्चों को क्लास में प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ अब मेरा कुछ मेहनत सफल रंग ला रही है। जी, अच्छी बात है रिस्ना जी, जी मैम। धन्यवाद। ये नाम नहीं है, 2222 है। अपना नाम बताइए प्लीज। मैं सीता ताम्रकार HR विद्यासागर से हूँ। हाँ जी मैम आपके साथ नमस्ते मैम, लेकिन इस वेबिनार में बहुत अच्छा सीखने को भी मिला, और जो आपने बताया वो हम लोग क्लास में भी यूज करते हैं। बकाया मैम ये एक बात है कि हमारी क्लास में एक बच्चा है, तो वो ओरल में तो अच्छा है, लेकिन वो रिटन में उसको जैसे लाइन खींच के भी लिखवाते हैं, बकाया जैसे इंग्लिश के पीरियड में डॉट भी बना देते हैं, फिर वो लाइन पे नहीं लिखना आ रहा उसको। और तो मैम उसके लिए क्या आप थोड़ा सा मार्गदर्शन। ठीक है, उसके लिए मेरा जो नेक्स्ट है शारीरिक कौशल, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट वेबिनार में ले लूंगी, उसमें आएगा ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल, तो हम उसमें लेंगे, मैं उसमें डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी उसके बारे में। यस मैम, बाकी आपका बहुत अच्छा क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। रक्षा जी। मैम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार में बहुत अच्छा लगा। ऐसे हर एक जो जिसने भी सवाल किए, प्रश्न किए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ सीखने को मिला, हर बच्चे से रिलेटेड था। हम जो देखते थे स्कूल में, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हम उनके यहाँ ऐसा करेंगे तो ये संभल पाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला, कि जिस दिन से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी तक अपने लिए मिल रहा था, अपनी स्किल के लिए, लेकिन अब से हम बच्चों का देखने लगे हैं, तो उनमें हमें कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है, तो हम अपनी समस्याओं को हल कर लेते हैं कि इन बच्चे के लिए कैसा करना चाहिए। और जिसका भी सुना है अभी सबसे रिलेटेड था, तो हम देखते जा रहे थे। बहुत अच्छा है, थैंक यू मैम। धन्यवाद रक्षा जी। विवेक सर। अंजनी। अंजनी जी। सजल जी आप मदद करेंगे, कोई बाकी है? अंजनी जी अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। लोकेंद्र जी हो गए मैम क्या? नहीं, लोकेंद्र जी बाकी हैं। लोकेंद्र जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुन सकते हैं। लोकेंद्र जी आपकी आवाज। लोकेंद्र जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी आज मैंने आपसे सीखा कि जो बच्चे कमजोर होते हैं या अंतर है। जी यहाँ थोड़ा कई बार इससे कट भी लो। आ रही आवाज। जी तो आज मैंने ठीक से समझा है कि जो बच्चे जल्दी कुछ समझ पाते हैं और जो नहीं समझ पाते उनके दिमाग में कौन सा अंतर है, और कमजोर बच्चों को किस तरह से समझाना है। जी जी धन्यवाद लोकेंद्र जी। विवेक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके थैंक यू। जी विशेषकर हमने जो प्रश्न पूछा था बच्चे के संबंध में कि उसको कैसे हम उसको सिखा सकें, तो वाकई में इस क्लास से हमने जाना कि हमारी 2-3 प्रकार से यदि कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और वाकई में क्लास जो कहें कि हमें बच्चों से जोड़ने वाली क्लास है,
किस किस प्रकार के बच्चे हमें मिलते हैं, उनकी क्या क्या समस्या होती हैं, और होता भी यही है कि हम उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते और हम सोचते हैं कि बच्चा इतना वीक क्यों है। और हम अब आगे से हम लोगों को ये पूरा लग रहा है कि ये सब चीजों का और गहराई से अध्ययन होगा तो हम बच्चों की समस्याओं को समझ पाएंगे, तब जाके उनकी समस्याओं का हल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस क्लास का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। तो सजल जी। जी मैम। फिर आज हम यहीं पे जी। रुकते हैं और इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके मैम। मैं एक बात बता दूं, मैं कोशिश करूंगी नियत कार्य देने की, लेकिन हमने जो आज डिस्कस किया है, आप लोगों ने अपने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए, अभी नेक्स्ट वीक का आपका टारगेट ये रहेगा कि आपके जहाँ पे भी ऐसे बच्चे जहाँ पे आपको मिलते हैं, जहाँ प्रॉब्लमेटिक, जैसे मैंने डिस्कस किया आपके सामने है, जो हमने उपाय बताए हैं, आप उनको कोशिश करिएगा इम्प्लीमेंट करने की अपने क्लास में, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको ग्रुप में साझा करिएगा। यदि परेशानी भी आती है तो प्लीज आप बताइए, तो हम उसके दूसरे सॉल्यूशन पे ढूंढ सकते हैं। यदि एक तरीका काम नहीं करता है तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हमने जो भी आज डिस्कस किए उसमें से जो आते हैं, तो ये आप अपने नियत कार्य की तरह लीजिएगा कि हर एक चीज को एक दिन इस्तेमाल करके और उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो लिखिए। ठीक है जी सजल जी। जी मैम, अब समय की गति को देखते हुए अब वेबिनार समाप्ति की ओर चल रहा है मैम, इसलिए प्रार्थना की मतलब वंदना सजल जी करते हैं एक मैम। मिनट, सजल जी एक मिनट। अमित जी जी, मैम। अमित जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। अमित जी, एग्जैक्टली इस तरह से कोई पर्टिकुलर बुक जी मैं जी। आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि साइकोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लेके बैठती हूँ, बहुत सारा पढ़ती हूँ, पर मैं पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकली, बिकॉज मैं इस पढ़ाने की इसमें मुझे शायद 22 साल से ज्यादा हो गए हैं। 14 साल तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने काम किया है, पिछले 6 साल से एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। मैं टीचर्स को भी हैंडल करती हूँ, स्टाफ को भी हैंडल, बच्चों को भी हैंडल करती हूँ। सो मैंने ये सीखा है कि किताबें उतना नहीं सिखा पाती जितना हमको जिंदगी सिखाती है, बच्चे डायरेक्ट सिखाते हैं। पर्टिकुलर यदि आपको कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उससे रिलेटेड ढूंढने के लिए मतलब फिर आपको मतलब या तो आप गूगल वगैरह पे कुछ टॉपिक ट्राई करिए और ढूंढिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी की बुक्स होती है वो इतनी ज्यादा वास्ट, इतना ज्यादा होता है कि उसको पूरे को पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली इतना कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी क्लास को बेस्ट करने के लिए, दीवा स्वप्न करके एक किताब है, वैसे गुजराती में लिखी थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है तो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगी। गीजूभाई बधेका की लिखी हुई दीवा स्वप्न, वो उन्होंने क्लास में बच्चों को कैसे हैंडल करना, उन्होंने एक प्रयोग किया था 1 साल के लिए, उसके सारे एक्सपीरियंस लिखे हुए, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए हर टीचर को मेरे हिसाब से। तो साइकोलॉजिकल काफी सारी चीजें हैंडल होती है उससे। जी जी मैम, मैं अब गति को, समय की गति को देखते हुए सेशन का समाप्ति की ओर ले जाते अपन। जी मैम, अब सब मैम और प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाए सभी लोग। जी मैम, सभी लोग प्रार्थना वंदना की मुद्रा में बैठ जाइएगा। बोलिए महावीर स्वामी की जय। जो मोहे माया माने मर्दन मर्दन वीर है, जो विपल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वो वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है।
प्रार्थना मुद्रा के साथ मिलते हैं नए इसी सेशन पर नए टॉपिक के साथ। इसलिए सब जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि सब। जय जिनेंद्र। सब कहते हैं जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।